Hello students, so we are doing chapter 7 alternating current, and the next topic we have to study is LC oscillations. Now what are these LC oscillations? We'll see it. You have studied about the energy stored in inductor, that is half L I naught square, where I naught is the maximum current, L is the inductance, and energy stored in capacitor is half CV square. Okay. Now what are these LC oscillations? Let me start this by the definition. When a charged capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductor, then the electrical oscillations of constant amplitude and frequency are produced. These are called LC oscillations. तो LC oscillation क्या है? उन्होंने बोला जब एक कैपेसिटर और इंडक्टर साथ में कनेक्टेड है, कैपेसिटर और इंडक्टर साथ में कनेक्टेड है, चार्ज कैपेसिटर और एक इंडक्टर साथ में कनेक्टेड हैं, तो क्या होता है इसके अंदर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं. ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है. कैसी ऑसिलेशन? एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं. उन ऑसिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशंस. तो आइए देखते हैं कैसे एलसी ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है. यहाँ पर अभी क्या है, इसमें मैंने एक कैपेसिटर बनाया है जो कि चार्ज कैपेसिटर है. इसकी पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट. इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C. इसमें जो एनर्जी है दैट इज UE, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कैपेसिटर में, आप सबको पता है. L किस कैपेसिटर का? इंडक्टर का इंडक्टेंस है L, और इसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी UB, दैट इज इक्वल टू हाफ L I नॉट स्क्वायर. ठीक है. तो आइए देखते हैं इसमें कैसे ऑसिलेशंस होते हैं. ठीक है. एलसी ऑसिलेशन समझ आ गया. सिंपली क्या है, जब हम किसी कैपेसिटर और इंडक्टर को साथ में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, चार्ज कैपेसिटर है और इंडक्टर में भी कुछ एनर्जी नहीं है, मतलब कैपेसिटर में मैक्सिमम एनर्जी है कितनी? हाफ CV स्क्वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इंडक्टर में कुछ भी एनर्जी नहीं है. ठीक है, क्योंकि इंडक्टर में अभी कुछ नहीं है, कोई करंट नहीं है. इसमें क्या है, ये फुली चार्ज कैपेसिटर है. तो जब हम इन दोनों को साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं. कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो देखते हैं. So this is my capacitor and inductor. ठीक है. इनिशियली क्या है, मैंने कैपेसिटर और इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया. तो टाइम जीरो पे क्या है, हमारे पास कैपेसिटर में फुली चार्ज कैपेसिटर है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और मैग्नेटिक एनर्जी मेरे पास क्या है? जीरो है. इतना समझा हमने. ठीक है. टाइम जीरो पे क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कैपेसिटर में और मैग्नेटिक एनर्जी जीरो है. उसके बाद क्या होगा, अब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को ये पाथ मिल गया डिस्चार्ज होने के लिए, ये पाथ मिल गया ना डिस्चार्ज होने के लिए. तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा थ्रू इंडक्टर. ठीक है. डिस्चार्ज होने का मतलब क्या? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो करंट यहां से यहां फ्लो होगा. ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में करेंगे और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. करंट जब इसमें फ्लो करेगा तो इंडक्टर में करंट आ गया. अब इंडक्टर में करंट आ गया तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया. करंट आएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. आप सही सोच रहे होंगे कि इसमें अपोज करेगा. हाँ अपोज करेगा, बट ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज तो होगा ना. एक टाइम के लिए अपोज करेगा पर पूरा का पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा. तो इसके बाद टाइम जीरो के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है. जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो इंडक्टर में क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर में आ रहा है, उसका क्या मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है. ठीक है ना. अब जो पहले UB जीरो था मैग्नेटिक एनर्जी, अब इसमें कुछ मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी. सो टाइम T/8 पे मैं क्या कर रहा हूं, जीरो से कैपिटल T टाइम तक की फुल साइकिल होती है. ठीक है. मैं उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझा रहा हूं. तो टाइम फर्स्ट 8th पार्ट में जो T/8 पार्ट है उसमें क्या होगा कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ इंडक्टर के साथ. ठीक है. इंडक्टर की वजह से यहाँ करंट आया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, और अब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है और उतनी ही इसमें मैग्नेटिक एनर्जी है. ठीक है. इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले मैक्सिमम थी, कुछ कम होगी, अब UE होगी. ठीक है. यहाँ UE क्या है, मैक्सिमम है ना, अब कुछ UE होगी, कुछ डिस्चार्ज हो गया और एनर्जी यहाँ पर भी आ गई UB. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट 2T/8 साइकिल में क्या होगा, जो नेक्स्ट T/8 साइकिल होगी और करंट आता रहेगा. कब तक इसमें करंट आएगा, जब तक यहाँ से बिल्कुल फुली डिस्चार्ज नहीं हो जाता कैपेसिटर. तो नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, अब कैपेसिटर ये फुली डिस्चार्ज हो गया और इसमें मैक्सिमम करंट आ गया. ठीक है. कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया और इसमें सारा करंट इसमें आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें मैक्सिमम है, दैट मींस मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. ठीक है. तो 2T/8 पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास जीरो होगी.
कैपेसिटर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, ठीक है। और इंडक्टर में क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी आई नेक्स्ट साइकिल में, ठीक। अब क्या होगा देखिए, अब कैपेसिटर क्या है, फुली डिस्चार्ज है और इंडक्टर चार्ज है, ठीक है। तो इंडक्टर में फुल करंट है, तो क्या होगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है ना। कैपेसिटर की वजह से इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। इसमें करंट कैसे है, इस डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में करंट आ रहा है ना, ठीक है, यहां से करंट फ्लो हो रहा था। अब जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज करेगा, करंट को वापस देगा, पर लेंज लॉ की वजह से क्या होगा, वो करंट को वापस नहीं जाने देगा, तो वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा इंडक्टर, ठीक है। क्या होगा इंडक्टर में, देखिए नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, अब इंडक्टर से करंट निकलना स्टार्ट होगा, ये दोबारा से कैपेसिटर चार्ज होगा, पर चार्ज कैसे होगा, यहां से करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट डिक्रीज होएगा, ऑब्वियसली इंडक्टर से डिक्रीज होगा ना, यहां पर जाएगा, तो डिक्रीज होने नहीं देगा लेंज लॉ की वजह से, जिसकी वजह से वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर देगा। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, फिर से इंडक्टर से अब यहाँ करंट फ्लो होना शुरू हुआ और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ। बट इस बार क्या हुआ, नेक्स्ट T/8 साइकिल में क्या हुआ, कैपेसिटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा। ऑब्वियसली पहले करंट यहां से यहां था, अब करंट तो यही है, पर यहां से यहां जा रहा है ना करंट, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, कैपेसिटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट साइकिल में क्या है, सपोज यहाँ की मैग्नेटिक एनर्जी कम हुई, यहाँ मैक्सिमम थी, यहाँ जहां मेरा कर्सर है यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी क्या हुई, यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज हुई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी, ठीक है। तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, चार्ज हो गया पर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक एनर्जी जीरो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से मैक्सिमम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से मैक्सिमम होगी ना, जैसे हमने स्टार्ट किया था, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टार्ट किया था, ये डिस्चार्ज हुआ, ये इंडक्टर चार्ज हुआ, ठीक है, इंडक्टर फुली चार्ज हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज। उसके बाद क्या होगा, अब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर से क्या हो गया, कैपेसिटर चार्ज हो गया फुली ऑपोजिट डायरेक्शन में और इंडक्टर डिस्चार्ज हो गया। देखिए यहाँ और यहाँ कैपेसिटर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जो उसकी पोलैरिटी है। फिर क्या हुआ, अब यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या होगा, अब ये जब चार्ज हो गया फुली, ये डिस्चार्ज हो गया, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो क्या होगा, यहाँ से ऐसे करंट फ्लो होना शुरू होएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है ना, यहाँ से यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू होएगा। ये देखिए एरो देखिए करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, यहाँ क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से क्या होगा, इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट होगा, उसमें मैग्नेटिक एनर्जी क्या आएगी, ठीक है। बट इस बार मैग्नेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर से एनर्जी क्या होगी, अब इनकी हाफ हाफ होगी, यहाँ कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी होगी, ठीक है, एनर्जी फिर से हाफ होने लग गई। उसके बाद क्या होगा, ये फुली डिस्चार्ज होगा, फिर से कैपेसिटर, ये कैपेसिटर क्या है, फुली डिस्चार्ज होगा, ठीक है। कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हुआ, इंडक्टर चार्ज। अब क्या करेगा, अब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, पर लेंज लॉ से वो डिस्चार्ज नहीं होने देगा, करंट डिक्रीज, तो वो सेम डायरेक्शन में दोबारा करंट फ्लो कराएगा, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में दोबारा करंट फ्लो कराएगा। फिर से क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, सेम प्रोसेस रिपीट होती रहेगी और यहाँ से फिर इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर सेम डायरेक्शन में जैसे हमने स्टार्ट किया था साइकिल की एंड में वैसे ही चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह क्या है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, मतलब एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फिर मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहनी है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मैक्सिमम, मैग्नेटिक जीरो, फिर ये दोनों सपोज हाफ हाफ है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल जीरो, मैग्नेटिक है, ठीक। तो ये क्या आ गया, एक तरह की, इसी तरह एनर्जीज में ऑसिलेशन होता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा एनर्जी का। एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह के ऑसिलेशंस को, जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, इस तरह के ऑसिलेशंस को हम एलसी ऑसिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन। जो आपका बेसिकली सिलेबस में एलसी ऑसिलेशन का टॉपिक है, उसमें सिर्फ एक क्वालिटेटिव आइडिया होता है, कोई मैथमेटिकल आपने बुक में दिया हुआ इसका मैथमेटिकल व्यू पॉइंट भी आपने नहीं करना, सिर्फ एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि एलसी ऑसिलेशन होता गया, ठीक है। क्या होता है, जब कैपेसिटर और इंडक्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है, आपस में कनेक्ट कर देते हैं हम, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, इंडक्टर पे चार्ज आता है, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी आती है, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होता है, कैपेसिटर में आती है, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है।
सेम ऐसे टू एंड फ्रो मोशन चलता रहता है एनर्जी का, और हमारे पास क्या आती है, एलसी ऑसिलेशंस आ जाती हैं, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, सिंपली ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस आती हैं, ठीक है। अब ये जो ऑसिलेशंस हैं, ये इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट कब तक होगा, कांस्टेंट, ये समझ आ गया ये सारा साइकिल, ठीक है। इसके बाद इनका ये कब तक कांस्टेंट होगा, ऑसिलेशंस क्या होंगी, बेसिकली ऑसिलेशंस कैसे आएंगी, ऐसी यूं ऑसिलेशंस आएंगी, ठीक है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की। पर आपको लगता है कि ये ऑसिलेशन हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, अनडैम्प्ड, मतलब उसमें कोई डैम्पिंग नहीं हो। आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ा था ना, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन 11th क्लास में, वेव्स एंड ऑसिलेशन में। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन यूं ही चलती रहेंगी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी पे। ये कब होगा, जब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं हो या कोई भी लॉस ना हो, बट कुछ ना कुछ तो इंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ना भी हो तब भी कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको नेक्स्ट यूनिट में पढ़ाऊंगा क्या होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वेव्स आती हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो वेव्स होती है ईएम वेव्स, वो रेडिएट होंगी कुछ ना कुछ, चाहे रेजिस्टेंस हो भी ना, ठीक है। तो बेसिकली ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हमेशा ऐसी तो होंगी नहीं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड की, दैट इज द आइडियल केस। कैसी ऑसिलेशन होंगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, जिसमें ये धीरे 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 क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी तो भले ही सेम है, इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है ना, ये देखिए कांस्टेंट तो नहीं रह रहा है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या था, अनडैम्प्ड में कांस्टेंट रहता है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा ऑसिलेशंस का। और ऑसिलेशंस ये होती हैं, ये जो ऑसिलेशन हो रही है ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, दैट आर ऑसिलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशन क्या है, मैंने आपको बताया था। एलसी ऑसिलेशन में क्या है, एलसी ऑसिलेशंस आर व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू अ नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर and electrical oscillation of constant amplitude and frequency is produced. That is a ideal case. but real में क्या होता है, constant amplitude नहीं रहता, वो damped होता है धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। एनर्जी इसमें हमने पढ़ा हुआ है हाफ CV स्क्वायर, और इसमें क्या मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में कितना होता है, हाफ LI नॉट स्क्वायर, मैक्सिमम एनर्जी। अगर यहाँ एनर्जी कम है तो ये क्या आता है, हाफ LI स्क्वायर। आई नॉट कब लगाया मैंने, जब इसमें मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है, करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि 8 साइकिल्स में कैसे एनर्जी ऑसिलेट करती है, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले है, ये मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फिर मैग्नेटिक एनर्जी वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, देन फिर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये ऑसिलेट करता रहेगा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एनर्जी के बीच में, जिसकी वजह से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। और ऑसिलेशंस वो आइडियली अनडैम्प्ड हैं, पर रियली वो क्या है, डैम्प होते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है इंडक्टर में। हमेशा नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में लिखा है नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, दैट इज द आइडियल केस। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से लॉस होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, या कुछ ना कुछ वैसे ही एनर्जी लॉस होंगे, रेजिस्टेंस ना भी हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होंगे, जिसकी वजह से हमारे को क्या मिलेगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो this is all about LC oscillations. Thank you.